नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श के गद्य भाग में से बड़े भाई साहब पाठ को और आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने बड़े भाई साहब का भाग 1 देखा था, उस पर चर्चा की थी। उसमें 2 भाइयों के बारे में बताया गया है, जिसमें दोनों भाई घर से दूर एक हॉस्टल में पढ़ते हैं। दोनों में 5 साल का अंतर है, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे है बड़ा भाई। अब बड़ा भाई हमेशा पढ़ता रहता है, लेकिन छोटा भाई खेलता रहता है। बड़ा भाई छोटे को पढ़ाई की सलाह देता है, उसे समझाता है कि पढ़ाई आसान नहीं है, खेलने कूदने से वो पास नहीं हो पाएगा। उसे बार बार डांटता है। तो एक दिन गुस्से में आकर छोटा भाई टाइम टेबल बनाता है कि वो पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करेगा। उसमें हर एक विषय के लिए वक्त रखता है, लेकिन पढ़ाई करते करते वो खेल के लिए वक्त रखना भूल ही जाता है। और जब वो पढ़ने बैठता है तो उसे खेल कूद की याद आ जाती है, मैदान की याद आ जाती है और वो खेलने के लिए भाग जाता है और फिर से बड़े भाई की डांट खाता है। हमने यहाँ तक चर्चा की थी। अब हम इस वीडियो में इस पाठ को और आगे बढ़ाएंगे। मेरे चैनल को जरूर प्रोत्साहित कीजिए, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको उसकी खबर एकदम से मिल जाए। चलिए भाग 2 की ओर बढ़ते हैं। पाठ का नाम है बड़े भाई साहब और लेखक हैं प्रेमचंद। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। चलिए समझते हैं। पहले मुहावरे देख लें। पहला मुहावरा है आड़े हाथों लेना, यानी कठोरता पूर्वक पेश आना। दूसरा ये रहा घाव पर नमक छिड़कना, यानी दुखी व्यक्ति को और ज्यादा दुखी करना। अब सालाना परीक्षा हुई, यानी वार्षिक परीक्षा हुई। बड़े भाई फेल हो गए और छोटा पास हो गया। ना केवल पास हुआ, वो कक्षा में प्रथम भी आ गया। अब बड़ा भाई तो उसी कक्षा में बैठा रहा, लेकिन छोटा भाई अपनी कक्षा से एक कक्षा आगे निकल गया। अब छोटे भाई का बड़ा मन किया कि बड़े भाई को डांटे, उनके सामने जाकर पूछे कि आपने इतनी मेहनत की तो थी, लेकिन क्या फल मिला आपको? लेकिन उसे बहुत बुरा लगता, अपने भाई को दुखी देखकर उसे बहुत बुरा लगता और वो अपने भाई से ऐसा प्रश्न ना करता। अब लेकिन उसमें एक अंतर जरूर आया कि अब उसे अपने मन में थोड़ा अभिमान, यानी थोड़ा गर्व महसूस होने लगा और उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट। क्योंकि उसे हमेशा अपने भाई से डांट पड़ती थी कि वो पढ़ता नहीं है, वो पास नहीं होगा, और अब वो पास भी हो गया था और प्रथम भी आया था, और इसलिए उसे अपने आप पर थोड़ा गर्व होने लगा और आत्मसम्मान भी उसका बढ़ गया कि वो पास हो सकता है, पढ़ाई में वो भी आगे जा सकता है। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद भी शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले मुहावरा देख लें। खून जलाकर, खून जलाना यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना। दूसरा है तीर मारना, यानी सफलता प्राप्त करना। अब कहते हैं कि जब बड़े भाई फेल हो गए और छोटा अव्वल आया, तो बड़े भाई का वो दबाव छोटे पर नहीं रहा और वो आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। शरीक होना यानी शामिल होना। यानी पहले तो थोड़ा बहुत डरता था, खेलने जाने से डरता था, आते ही डरता था, लेकिन अब वो बड़े आराम से खेलने जाने लगा
और अब उसने सोच लिया था यदि उसके भाई उसकी फजीहत करेंगे यानी उसे डांटेंगे, उसका अपमान करेंगे, तो उनके मुंह पर कह देगा कि उन्होंने मेहनत करके क्या कमाया, वो पास ही नहीं हुए, फायदा क्या हुआ मेहनत करके, वो तो खुद खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, प्रथम आ गया। जबान से हेकड़ी जताने का साहस, हेकड़ी जताने का मतलब है घमंड करना। कहते हैं कि छोटा भाई घमंड करने का साहस तो उसमें नहीं था, फिर भी उसके रंग ढंग से यानी उसके व्यवहार से ये साफ पता चलता था कि बड़े भाई के प्रति जो उसके मन में आतंक यानी डर था, अब वो नहीं रहा। यानी छोटा भाई अब बड़े भाई से नहीं डरता था, वो बड़े भाई से बिना पूछे बिना डरे आराम से खेलने चला जाता था। अब बड़े भाई के सामने वो घमंड तो नहीं करता था, दिखाता तो नहीं था अपना घमंड, लेकिन बड़ा भाई जो था उसकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। सहज बुद्धि यानी कॉमन सेंस बहुत तीव्र थी, बहुत तेज थी। उसे पता चल गया था कि छोटा भाई अब उससे नहीं डरता था, छोटे भाई ने उसे डरना छोड़ दिया था और उससे डरे बिना ही वो खेलने चला जाता था और बड़े आराम से खेलकर बड़े आराम से खुलेआम वापस भी आता था। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। पहले मुहावरे देख लेते हैं। तलवार खींच ली, तलवार खींच लेना यानी आक्रमण के लिए तैयार हो जाना। दूसरा है टूट पड़ना यानी आक्रमण करना। अब समझते हैं। बताते हैं कि एक दिन जब सुबह सवेरे छोटा भाई खेलने चला गया और पूरा समय गुल्ली डंडा खेलने लगा, और खेलकर जब वापस आया तो बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया, और जैसे उसने छोटे को देखा एकदम से उस पर बरस पड़ा, टूट पड़ा, उसे डांटने लगा कि एक बार तुम पास क्या हो गए, तुम्हारे मन में तो बहुत अपने आप को तुम बहुत बड़ा समझने लगे हो, तुम्हें दिमाग हो गया है यानी तुम्हें घमंड हो गया है। लेकिन उसे समझाता है बड़ा भाई कि घमंड बड़े बड़े का नहीं रहा, यानी जितने बड़े लोग हुए हैं अगर वो घमंडी हो गए हैं तो वो नीचे गिर चुके हैं, वो नीचे गिर गए हैं, उनका घमंड चूर हो चुका है। तो तुम्हारी क्या हस्ती है, यानी तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम तो इतने छोटे हो। अब इसे समझाने के लिए वो इतिहास में से उदाहरण देने की कोशिश करता है और रावण का उदाहरण देता है। पूछता है कि रावण के बारे में तुमने पढ़ा है क्या, और फिर ये भी कहता है कि रावण के जीवन के बारे में पढ़कर क्या तुमने कुछ सीखा, या ऐसे ही पढ़ लिया उसे। क्या तुमने कुछ अभिप्राय, उसका अभिप्राय समझा तुमने, यानी कुछ सीखा। मतलब ये कि बड़ा भाई छोटे भाई को कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी उसने पढ़ाई की, क्या उसने समझकर पढ़ाई की। अब यहाँ पर रावण का उदाहरण देते हुए बड़ा भाई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि छोटा भाई अभी से घमंडी हो गया है। क्या उसने रावण के बारे में नहीं पढ़ा कि घमंड करने से उसका क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। सबसे पहले मुहावरे देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही मुहावरा है यहाँ पर। चुल्लू भर पानी देने वाला, चुल्लू पानी देने वाला यानी थोड़ी सी भी सेवा करने वाला। अब समझाती हूँ।
बड़ा भाई छोटे को रावण के बारे में बता रहा था। कहता है कि रावण भूमंडल का स्वामी था, यानी पूरी धरती का स्वामी था, और ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। वो बताता है कि अंग्रेजों को भी चक्रवर्ती नहीं कहा जाता, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, यानी उसका अधिकार स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। अब कहता है बड़ा भाई कि रावण चक्रवर्ती था, भूमंडल का स्वामी था, यानी पूरे संसार का अधिकार था उसके हाथ में। संसार के सभी महीप यानी सभी राजा उसे कर देते थे, टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। आग के देवता यानी अग्नि देवता, पानी के देवता यानी वरुण देवता, ये भी रावण की गुलामी करते थे, रावण से डरते थे, उसके अधीन थे। वो इतना बड़ा राजा था, वो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी उसका अंत क्या हुआ? क्योंकि उसे घमंड हो गया था, उसे अभिमान हो गया था अपने आप पर, और घमंड का नाश जरूर होता है, और उसी प्रकार रावण का भी नाश हुआ था। जब वो महान राजा बन गया, जब वो चक्रवर्ती बन गया, तो उसने क्या किया? जो इतने सारे ऋषि मुनि थे, जो उसके नीचे इतने सारे राजा थे, जो इतनी सारी स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां थी चारों तरफ, उन पर उसने अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, और इसके कारण उसने खुद ही अपना विनाश ढूंढ लिया था। बड़ा भाई कहता है कि आदमी जो कुकर्म चाहे करे, कुकर्म यानी बुरा कर्म, जो भी कुकर्म करे, अभिमान ना करे, इतराए नहीं। बड़े भाई के अनुसार अभिमान करना सबसे बुरा कर्म है, और कहता है कि अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया, यानी कहीं का नहीं रहेगा। यदि कोई अभिमान करता है अपने आप पर, किसी को घमंड हो जाता है, तो उसका विनाश जरूर होता है, और वो किसी चीज के भी लायक नहीं रह पाता। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई भक्त नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो कभी अभी केवल एक दर्जा पास किया है, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सबसे पहले मुहावरे देख लें। सिर फिर जाना यानी घमंड हो जाना। दूसरा है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण चीज मिल जाना। और यहाँ पर तीसरा मुहावरा है अंधा चोट निशाना, यानी तुक्का लग जाना। अब बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है कि उसे अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। रावण का उदाहरण दे चुका है, अब आगे शैतान का उदाहरण देता है। शैतान यानी सेटन। बताता है कि शैतान पहले ईश्वर के बहुत करीब था, लेकिन उसने अपने आप को ईश्वर से भी महान समझना शुरू कर दिया, और इसलिए उसका अभिमान उसका उसके विनाश का कारण बन गया, और अंत में उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। वो स्वर्ग में रहता था, अब वो नरक में धकेल दिया गया। अब तीसरा उदाहरण वो शाहे रूम का देता है कि शाहे रूम ने भी अहंकार किया था, इतना महान राजा था, उसने भी अहंकार किया, और अंत में उसका ये हाल हुआ कि भीख मांगते मांगते मरा। फिर बड़ा भाई छोटे से कहता है कि तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, अभी से घमंड कर रहे हो। इतने महान महान राजा हैं, रावण, शाहे रूम, शैतान, जब घमंड ने इनका सर्वनाश कर दिया, तो तुम कौन सी बड़ी चीज हो? कहता है कि तुम पास तो हो गए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने मेहनत की, बस हो गए पास, तुक्का लग गया तुमसे, इसलिए पास हो गए। हो सकता है कि एक बार तुक्का लग गया, लेकिन हर बार तुक्का लग जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए अपने भाई से कहता है कि सफल खिलाड़ी वही होता है जो हमेशा सही निशाना लगाए। तो एक बार तुक्के से पास होने पर अभिमान मत करो, जरूरी नहीं है कि हर बार ये तुक्का लग जाए, और इसलिए तुम मेहनत करो।
अब आगे बढ़ते हैं। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? पहले मुहावरे देख लेते हैं। दांतों पसीना आना यानी बहुत परेशानी होना। लोहे के चने चबाना यानी कठिनाई का सामना करना। अब समझते हैं। बड़ा भाई छोटे को समझाता है कि सफल खिलाड़ी वही है जो हमेशा सही निशाना लगाए। एक बार निशाना लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी है। वो अपने छोटे भाई को बताता है कि ये मत सोचो कि मैं एक बार फेल हो गया। मैं फेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि 9वीं कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है। इसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़नी पड़ती है जो आसान नहीं है। और इंग्लिस्तान का इतिहास, इंग्लिस्तान यानी ब्रिटेन, इतिहास यानी हिस्ट्री, कहता है कि ब्रिटेन की हिस्ट्री आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे बादशाहों के नाम हैं जो बहुत कठिन है। इन्हें याद रखना बहुत कठिन है। कहता है कि यहाँ पर 8 हेनरी हो चुके हैं, यानी अलग अलग हेनरी के अलग अलग नाम नहीं। हेनरी पहला, हेनरी दूसरा, ऐसे नाम है इनके। तो कहता है कि कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, यानी कौन सा किस्सा किस हेनरी के समय में हुआ, ये याद रखना बहुत कठिन है। और यदि हेनरी 7वें के जगह हेनरी 8वां लिखा तो सब नंबर गायब। मतलब ये कि हेनरी 7वां अलग व्यक्ति है, हेनरी हेनरी 8वां अलग व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति के बदले दूसरे व्यक्ति का नाम लिखो तो गलत हो गया ना। तो कहता है कि अगर ऐसा करो तो नंबर पूरे चले जाएंगे। नंबर सफा चट, सिफर भी नहीं मिलेगा। सिफर का मतलब होता है जीरो। कहता है कि एक के बदले एक छोटा सा शब्द भी तुम बदल दोगे तो पूरे नंबर चले जाएंगे और बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं फेल हो गया हूं। तो अभी तो तुम छोटी क्लास में हो तो पास हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी क्लास में आते आते भी पास होते रहोगे। तो इसलिए अपने छोटे भाई को कहता है कि पढ़ना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि हर बार ऐसे ही पास होते रहोगे। बड़ी आराम से मेहनत करने की जरूरत है तो मेहनत करो। भाई साहब छोटे को इंग्लिस्तान के इतिहास के बारे में समझा रहे थे। आगे कहते हैं, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना। अ ब ज की जगह ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। पहले मुहावरा देखते हैं। यहाँ पर एक ही मुहावरा है, खून करना यानी बहुत ज्यादा तंग करना। अब समझते हैं। भाई साहब छोटे को समझाते हैं कि इंग्लिस्तान का इतिहास बहुत कठिन है। कहते हैं यहाँ पर दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम हुए हैं, 20 चार्ल्स हुए हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है यानी धोखा हो जाता है। याद रखना बहुत कठिन हो जाता है। आंधी रोग हो जाता है यानी कुछ समझ में नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास है उसमें जो बादशाहों के नाम है वो याद रखना बहुत कठिन है। उसे याद रखने से ही नंबर मिलेंगे। अब नाम ही याद नहीं रख पाएंगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। कहते हैं कि इन अभागों को नाम भी ना जोड़ते थे। मतलब जो राजा महाराजा थे, अंग्रेजों के राजा महाराजा थे, इंग्लिस्तान के राजा महाराजा थे, उनको नाम भी नहीं सूझते थे अपने बच्चों के। एक के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, यानी पहला जो पहला हो गया उसके बाद दूसरे में से दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नाम लगाते चले जाते थे। कहते अगर मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। इतने नाम आते हैं मुझे। ये लोग नाम भी नहीं लगा सकते अपने बच्चों के। अब ज्योमेट्री के बारे में कहते हैं।
कहते ज्योमेट्री तो और भी कठिन है। अ ब ज की जगह अ जब ब लिख दिया तो ना सारे नंबर कट जाते हैं। देखिए बच्चों, जब आप गणित पढ़ते हो तो अंग्रेजी में जब पढ़ते हो तो एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी में बहुत अंतर होता है। लेकिन इस भाई को, बड़े भाई को समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि दोनों एक है, तो कहता है कि अ ज ब के बदले अ ब ज अगर लिख दें तो इन मुमतहिनों को, मुमतहिनों यानी परीक्षक, उनको समझ में नहीं आता कि नंबर देने चाहिए। यानी बड़े भाई साहब के अनुसार ये दोनों एक है, अ ज ब और अ ब ज एक है। लेकिन उनको लगता है कि परीक्षकों को नहीं मालूम और इसलिए वो नंबर काट देते हैं और कहते हैं कि बेकार में ये बच्चों के नंबर काट देते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, उन्हें नंबर मिलने चाहिए लेकिन उन्हें नंबर नहीं देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए, इससे प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर भाई साहब जो है लॉजिक देखने की कोशिश करते हैं। अब लॉजिक समझाते हैं। कहते हैं जैसे अलजेब्रा में अ ज ब और अ ब ज, ऐसे ही खाद्य पदार्थ में दाल भात रोटी और भात दाल रोटी है। कहने का मतलब ये है कि बड़े भाई के अनुसार तीन चीजें होनी चाहिए, वो किस ऑर्डर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं लेकिन इससे परीक्षकों को क्या परवाह? मतलब ये कि परीक्षक तो वही देखते हैं जो बुक में रहता है, जो पुस्तक में रहता है। उनका मानना है कि परीक्षक हमेशा रटंत को महत्व देते हैं। यानी बड़े भाई साहब का मानना है कि रट्टा मार कर ही पास किया जा सकता है। शिक्षा प्रणाली में रट्टे को बहुत अहमियत दी गई है, ये बड़े भाई का मानना है। इसलिए वो हमेशा बैठकर रट्टा मारता रहता है और रट्टा मारकर बिल्कुल वैसे ही लिखने की कोशिश करता है जैसे पुस्तक में लिखा गया हो, और शायद वो कर नहीं पाता क्योंकि उसके अनुसार ये बेकार की चीजें हैं। अब उदाहरण देता है ज्योमेट्री में कि इस रेखा पर, रेखा यानी लाइन, वह लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर लाइन गिरा दो तो आधार, आधार यानी बेस लंब से दुगना होगा। यानी ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है कि अगर एक लाइन पर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए तो बेस परपेंडिकुलर से डबल हो जाएगा। अब भाई पूछता है, यानी उसको लगता है कि इससे प्रयोजन क्या है, इसका फायदा क्या है? अगर दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधा ही रह जाए तो क्या फायदा, मैं क्या करूंगा इससे? कहता है लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात यानी सारी बेकार की चीजें पढ़नी पड़ेंगी और कोई चारा ही नहीं है। चाहे उससे कोई प्रयोजन हो, कोई फायदा हो ना हो, चाहे उसको पढ़ने से कोई लाभ हो ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि नंबर चाहिए। भाई साहब का उपदेश समाप्त नहीं हुआ। आगे कहते हैं, कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। अब समझते हैं। बड़ा भाई अब अंग्रेजी की ओर आता है। कहता है अंग्रेजी में दिया जाता है कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, और ऐसा निबंध जो 4 पन्ने से कम ना हो, यानी जो 4 पेजेस का हो। अब उनका मानना है कि समय की पाबंदी में इतना वक्त बिताना पागलपन है। कहते हैं कि हमें मालूम है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे जीवन में संयम आता है। संयम का मतलब नियंत्रण, कंट्रोल आता है। दूसरे लोग उससे प्यार करने लगते हैं जो संयम से रहते हैं, जो समय का उपयोग करते हैं, समय के पाबंद होते हैं।
उनके कारोबार में उन्नति आती है क्योंकि हमेशा समय का महत्व जानते हैं। कहते हैं लेकिन इतनी छोटी सी बात को 4 पन्ने में कैसे लिखी जाए? कहते हैं इसे तो एक वाक्य में लिखा जा सकता है। अब 4 पन्ने क्यों लगाएं इसके लिए? कहते हैं मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, यानी इतना बड़ा लिखना, एक छोटे से विषय पर इतना ज्यादा लिखना बेवकूफी मानते हैं। हिमाकत का मतलब होता है बेवकूफी। बड़ा भाई इतना ज्यादा लिखना बेवकूफी मानता है और कहता है कि मेरे अनुसार यह चीज गलत है। यह तो समय की किफायत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम का ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 लिखवाते। अब बड़े भाई को लगता है कि जब कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, तो वो भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि 4 पन्ने लिखने से समय की किफायत नहीं होती, यानी समय की बचत नहीं होती, उसका दुरुपयोग होता है। कहते हैं ये तो हम पर जोर किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि बेकार में व्यर्थ अपना वक्त बर्बाद करो। उनके अनुसार आदमी को जो कुछ कहना हो, जो कुछ उपदेश देना हो, जो कुछ अच्छी बातें कहनी हो, झटपट कह देनी चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 पन्ने लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो कहते हैं कि ये तो छात्रों पर अत्याचार है, बेकार में इतना समय बर्बाद किया जा रहा है उनका। कहते हैं अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, यानी सार में लिखो, राइट इन ब्रीफ, लेकिन इतना लंबा लिखने के लिए कहा जा रहा है। संक्षेप में 4 पन्नों में लिखो। कहते हैं अगर संक्षेप में 4 पन्ने लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो अगर पूरा लिखने के लिए कहा जाता तो शायद हमें 100 या 200 पन्ने लिखने पड़ते। देखिए कितना वक्त बर्बाद होता। भाई साहब आगे कहते हैं तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहा मानिए। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। चलिए पहले मुहावरे देख लेते हैं। पापड़ बेलना यानी बहुत कठिन काम करना। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी वास्तविकता का ज्ञान होना। जमीन पर पाँव ना रखना यानी बहुत ज्यादा खुश होना। अब बड़ा भाई छोटे को समझाता है कि अध्यापक अपनी ही बात उलट देते हैं। कहता है वो कहते हैं तेज भी दौड़िए धीरे धीरे भी, ये कैसे मुमकिन है? कहता है कि बच्चे भी ये बात समझ जाते हैं कि, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। यहाँ पर तमीज का अर्थ है तरीका। कहने का मतलब ये है कि बड़े भाई को शिक्षा प्रणाली ही पसंद नहीं। उनके अनुसार जो शिक्षा प्रणाली है वो गलत है। एक बात और दूसरी बात में कोई सामंजस्य नहीं, कोई तालमेल नहीं। एक बात को उलट पलट कर दूसरी बात कही जाती है, जिससे जो बच्चा समझने की कोशिश भी करता है समझ नहीं पाता। तो अपने छोटे भाई को आगे समझाता है कि जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अब इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आकर पढ़ाई बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है। कहते हैं मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, मैं बड़ी क्लास में हूँ, तुमसे ज्यादा अनुभव है। फेल तो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अनुभव है, इसलिए जो कुछ भी मैं कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, यानी उसे ध्यान से मन में बिठा लीजिए कि बड़ी क्लास में आकर पढ़ाई कठिन है, तो पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। खेल कूद में कोई पास नहीं हो सकता। अब छोटा भाई कहता है कि स्कूल का समय निकट था, इसलिए बड़े भाई ने अपना उपदेश देना रोक दिया। अगर
और समय होता तो शायद और बहुत लंबा उपदेश देते, बहुत लंबा लेक्चर देते, लेकिन क्योंकि स्कूल जाना था इसलिए छोटे भाई को शांति मिली, क्योंकि बड़े भाई ने अपना मुंह बंद कर लिया, स्कूल की तैयारी में जुट गया। अब इस भाग का आखिरी गद्यांश देख लेते हैं कि भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। अब छोटा भाई कहता है कि उसे इतनी डांट पड़ी थी कि भोजन उसे निस्वाद लग रहा था। उसे भोजन में कोई आनंद नहीं आ रहा था। कहता है पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा था, इतनी उसकी अपेक्षा हो रही थी, इतना अपमान हो रहा था, तो अगर वो फेल हो जाता तो शायद उसे मार ही देता बड़ा भाई। अब बड़े भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई के बारे में यानी कक्षा 9वीं के बारे में जो इतना भयंकर चित्र खींचा था, यानी जो बताया था कि उसके कक्षा की जो पढ़ाई है वो इतनी ज्यादा है, इतनी कठिन है, तो छोटा भाई कहता है कि ताज्जुब है कि मैं छोड़कर भाग नहीं गया स्कूल। कहते हैं मैं अभी तक यहाँ टिका हुआ हूँ, बहुत अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है। लेकिन इतनी डांट खाकर भी छोटा भाई खेल कूद छोड़ नहीं पाया, क्योंकि खेलना कूदना उसे बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो खेल कूद छोड़ नहीं पाया। लेकिन कहता है कि वो पढ़ाई करता था, कर तो लेता था, बहुत कम पढ़ाई करता था, इतनी ही पढ़ाई करता था कि उसके रोज का टास्क पूरा हो जाए, यानी रोज का होमवर्क पूरा कर लेता और इतना काम करता कि कक्षा में जाकर जलील ना होना पड़े, अपमानित ना होना पड़े, यानी उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। वो काम कर लेता था, उतनी पढ़ाई कर लेता था कि कक्षा में जाकर टीचर के सामने कोई पनिशमेंट ना मिले, अपने क्लास के दूसरे बच्चों के सामने कोई पनिशमेंट ना मिले। कहता है कि अपने ऊपर जो विश्वास था वो फिर से लुप्त हो गया। लुप्त हो जाना यानी गायब हो जाना, यानी जो विश्वास एक बार क्लास में अव्वल आने पर छोटे भाई के मन में जो विश्वास पैदा हो गया था, जो आत्मसम्मान आ गया था, वो फिर से चला गया, क्योंकि बड़े भाई ने उसे बताया कि बड़ी कक्षा में आकर पढ़ाई बहुत कठिन है। तो छोटा भाई डर गया कि शायद आगे जाकर उसे भी ये सब करना पड़ेगा। जो पास हो गया, जो अव्वल आ गया, शायद आगे जाकर ये ना हो पाएगा। और अब जब वो खेलने जाने लगा और खेलकर वापस आने लगा तो फिर से चोरों का सा जीवन हो गया, यानी फिर से बड़े आराम से छुप छुप कर वो खेलने जाता और छुप छुप कर वापस आता, ताकि भाई की नजरों से बचकर आए और भाई से डांट ना खाए। अब इस भाग में से संभावित प्रश्न देख लेते हैं। भाई साहब के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा को अहमियत दी जा रही थी? जब एक दिन सुबह सवेरे लेखक गुल्ली डंडा खेलकर आए तो बड़े भाई ने क्या किया? बड़े भाई ने रावण का उदाहरण देते हुए क्या कहा? बड़े भाई ने घमंड से बचने की सलाह देते हुए किन किन के उदाहरण दिए? बड़े भाई ने इंग्लिस्तान के इतिहास का कैसा भयंकर चित्र खींचा? भाई साहब को ज्योमेट्री के परीक्षकों से क्या शिकायत थी? निबंध लेखन के बारे में भाई साहब की क्या राय थी? क्या बड़े भाई की उपदेश माला के बाद छोटे भाई ने पढ़ना शुरू किया? छात्रों, बड़े भाई साहब का भाग 1 और 2 मैं विस्तृत रूप से समझा चुकी हूँ। कोई भी संदेह हो तो निसंकोच कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगले वीडियो में इस पाठ की पूर्ति होगी, यानी भाग 3 समझाऊंगी। अब मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।